Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 3 से आज हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे जिससे दोनों कंपनियों के बारे में आज आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों में नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं, दोनों में नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, दोनों में क्या पाबंदियां हैं और क्या दोनों के लिमिटेशन है, दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए बहुत जल्दी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्राइवेट कंपनी दिया गया है और पब्लिक कंपनी दिया गया है। तो पहले आप ये समझ लें कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किस आधार पर, किस बेस पर दोनों कंपनियों को ये बांटा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेस पर अगर कंपनी को बांटा जाए तो कितने भागों में बांटा जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स के आधार पर 2 भागों में कंपनी को बांटा जा सकता है। कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेस पर। तो पहली कंपनी हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी और दूसरी कंपनी हो गई आपकी पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होंगे, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 होंगे, जबकि मैक्सिमम इनका नंबर्स कितना हो सकता है, 200 हो सकता है। तो याद रखिए एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होंगे, 200 होंगे। जबकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होंगे, 7 होंगे और जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होंगे, तो ये अंशों की संख्या मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स के बराबर हो सकते हैं। कुछ लोग इनको अनलिमिटेड कहते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ अनलिमिटेड आपका आंसर नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन में आए कि अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में उतने नंबर ऑफ़ मेंबर्स हो सकते हैं जितने की नंबर ऑफ़ शेयर हैं। तो याद रखिए ये नंबर ऑफ़ शेयर्स तक क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बल्कि अनलिमिटेड नहीं होते। तो पहली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेस पर कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसको हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी कहते हैं। इसके अलावा भी कंपनी को कई प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे होल्डिंग कंपनी होता है और सब्सिडरी कंपनी होता है, चार्टर्ड कंपनी होता है और जनरल कंपनी होता है। तो कंपनी को कई बेसिस पर कई तरह से बांटा जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेसिस पर अगर बांटने की बात हो तो आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी ही बताएंगे। तो आपका आंसर वहाँ 2 प्रकार होगा, 2 टाइप्स होगा। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में आगे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आगे क्या डिफरेंस है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर को पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती, मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स को पब्लिक में जारी नहीं कर सकती, जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, पब्लिक को पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकती। मतलब ये कंपनी, निजी कंपनी IPO नहीं कर सकती, ऐसा आप कह सकते हैं। जबकि एक पब्लिक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, IPO कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी IPO नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी जो है वो IPO कर सकती है। अब इसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है, शेयर के ट्रांसफ़र पर यहाँ प्रतिबंध है। मतलब जो शेयर का ट्रांसफ़र है वो निजी कंपनी में नहीं हो सकता। जो आपका ट्रांसफ़र है वो निजी कंपनी, एक जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें शेयर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जबकि एक पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब कोई भी लिमिटेशन, कोई भी बाउंडेशन एक पब्लिक कंपनी में नहीं हो सकता। आप शेयर को वहाँ खरीद सकते हैं और शेयर को आप किसी और को बेच भी सकते हैं। तो शेयर का ट्रांसफ़र पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है, लेकिन शेयर का ट्रांसफ़र एक प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को कब अलॉट कर सकती है। तो जैसे ही कंपनी का सम्मेलन होता है जिसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, जैसे ही एक
प्राइवेट कंपनी में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन होता है, उसके तुरंत बाद कंपनी अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। तो याद रखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है क्या प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी करती है? तो नहीं, पब्लिक कंपनी प्रॉस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण जारी नहीं करती, जबकि एक पब्लिक कंपनी सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस जारी करेगी। प्रॉस्पेक्टस जारी करने के 30 दिन के अंदर, मतलब विथ इन 30 डेज़, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना होगा, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब वो अचीव कर लेगी तभी अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी में काफ़ी बाउंडेशन है, पब्लिक कंपनी में काफ़ी लिमिटेशन है। एक पब्लिक कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव करेगी, और अगर वो 30 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन को 90% तक अचीव कर लेती है तो फिर उसको शेयर का अलॉटमेंट किया जा सकता है, तो फिर उसमें शेयर का अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ना ही प्रॉस्पेक्टस इशू होता है और ना ही कंपनी को आईपीओ कर सकती है, तो इस बात को आप याद रखिए। अब इसके बाद, क्या एक प्राइवेट कंपनी अंतर नियम बनाना उसके लिए अनिवार्य है? अंतर नियम किसे कहते हैं? तो अंतर नियम का नाम इंग्लिश में क्या होगा? तो इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको कहा जाता है। तो आप याद रखिए, अगर बात आर्टिकल की हो जाए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको बनाना अनिवार्य है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी को बनाना अनिवार्य है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य नहीं है, जबकि दोनों कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पार्षद सीमा नियम होता है। पार्षद सीमा नियम दोनों कंपनी को बनाना है, लेकिन पार्षद अंतर नियम केवल निजी कंपनी को बनाना है, प्राइवेट कंपनी को। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी को बनाने की बाध्यता नहीं है, तो अंतर नियम बनाने अनिवार्य नहीं है। आगे लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका F को लागू किया जा सकता है। मतलब टेबल F के नियम जो हैं वो पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी पर टेबल F के रूल अप्लाई नहीं होंगे। आपसे पूछा जा सकता है टेबल F किस पर अप्लाई होती है? तो टेबल F आपकी पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होगी, लेकिन टेबल F के नियम प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनी को क्या बनाना अनिवार्य है? तो प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन टेबल F के रूल यहाँ अप्लाई होंगे। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं और पर्टिकुलर आपको क्या दिया गया है। तो देखते हैं हम आगे स्क्रीन पर कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे। तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। तो याद रखिए, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होंगे, और एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। तो याद रखिए, संचालकों की संख्या निजी कंपनी में न्यूनतम 2 होगी और अधिकतम 15 हो सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में संचालकों की संख्या न्यूनतम 2 होगी और अधिकतम 15 हो सकती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और 15 हैं कहाँ? 2 मिनिमम और मैक्सिमम 15 कहाँ हैं? प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में यही नंबर मिनिमम 2, मिनिमम 3 हैं और मैक्सिमम कितने हैं? 15 हैं। अब इसके बाद प्रविवरण, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता। तो प्रॉस्पेक्टस किसको जारी नहीं करना पड़ता? प्रॉस्पेक्टस एक निजी कंपनी को जारी नहीं करना पड़ता, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जो है वो जारी करना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो प्रॉस्पेक्टस यहाँ जारी होता है, जबकि प्रॉस्पेक्टस यहाँ जारी नहीं होता। तो जो कंपनी आईपीओ करती है उसी को प्रॉस्पेक्टस जारी करना होता है। तो प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं करती, इसलिए इसको आईपीओ नहीं करने की वजह से प्रॉस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता।
पड़ता, जबकि सार्वजनिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है क्योंकि वो आईपीओ करती है। तो इस तरीके से हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के फ़र्क को आसानी से समझ सकते हैं और इस कंपैरेटिव स्टडी से आपको फ़ायदा मिलता है कि एक कॉन्सेप्ट जहां एक कंपनी की क्लियर होती है तो दूसरे कंपनी की भी क्लियर हो जाती है। तो आपको भी ये हमारी सलाह है कि आप कंपैरेटिव स्टडी किया करें। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये होगा कि एक टॉपिक और उससे अपोजिट जस्ट जो दूसरा टॉपिक है उसको कंपैरेटिवली नोट्स बना लिए जाएं कि यहाँ ये होता है तो वहाँ वो होता है, इसमें ये चीज़ अप्लाई होती है तो उसमें वो चीज़ अप्लाई होती है। अब हम इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं जो यहाँ स्क्रीन पर नहीं है लेकिन हमको यहाँ याद आ गया है। तो क्या एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो हाँ, एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में जनरली कन्वर्टेड नहीं होती, लेकिन हाँ, एक प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, कन्वर्सन हो जाएगा, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को जनरली एक प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब एक प्राइवेट कंपनी कौन सा वर्ड यूज़ करेगी? तो एक प्राइवेट कंपनी जो होगी वो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना एक निजी कंपनी के लिए ज़रूरी है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए सिर्फ लिमिटेड यूज़ करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ और हम आपको फ़र्क बता देते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो होगी वो आईपीओ नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी को आईपीओ करना होगा और आईपीओ के थ्रू वो अपने अंशों को क्या करेगी, जनता के बीच में जारी करेगी। तो इस तरीके से हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं और दोनों कंपनी के बीच में डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी कहीं ना कहीं आपके हित में है और निश्चित ही आपको जब दो एक से टॉपिक मिले लेकिन उनमें कुछ कुछ डिफरेंस मिले तो आप कंपैरेटिव स्टडी किया करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऐसे ही हम अच्छे टिप्स और एक अच्छी नॉलेज लेकर आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपका नॉलेज अपडेट होता रहे। इसलिए अगर अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।